नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिगमंड फ्राइड पर और हम पढ़ रहे थे सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उस सिद्धांत में हमने जाना था कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। हमने बात की थी ईगो सुपर ईगो की और हमने बात की थी चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम सिगमंड फ्राइड के ही मनोलैंगिक सिद्धांत की। हाँ दोस्तों, मनोलैंगिक सिद्धांत जिसे अपन कहते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के लिए 5 अवस्थाएं दी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिगमंड फ्राइड मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्था है, तो आपने 5 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति पर बहुत बल दिया है। दोस्तों किस पर बल दिया है? काम प्रवृत्ति पर, है ना। काम प्रवृत्ति हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जिसको नाम दिया है उसने लिबिडो। लिबिडो क्या है? लिबिडो उसकी सेक्स डिजायर्स होती है, काम प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति में एनर्जी का काम करती है, ऊर्जा का काम करती है। दोस्तों सिगमंड फ्राइड क्या कहता है ना? सिगमंड फ्राइड या फ्राइड की अपन बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा। सिगमंड फ्राइड कहता है कि बालक को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्राइड ने कहा है। फ्राइड ने कहा है कि बालक को जो कुछ बनना होता है, बालक को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है उसकी जो नींव रखी जाती है वो 4-5 सालों में रख दी जाती है। उसके बाद में तो उस पर भवन बनना प्रारंभ होता है। तो आपने कहा उन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है ना, वो काम प्रवृत्ति की होती है। तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में काम प्रवृत्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आपने अपने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। दोस्तों हम बात करते हैं पहली अवस्था पर। पहली अवस्था है मौखिक अवस्था। दोस्तों कौन सी अवस्था है? मौखिक अवस्था, जिसे अपन ओरल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ओरल स्टेज ये जो है जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक मानी जाती है। सिगमंड फ्राइड का मानना यह है कि छोटे जो बालक होते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, उनमें जो काम प्रवृत्ति होती है, उनमें जो यौन शक्ति होती है, उसका जो केंद्र होता है वो उसका मुख होता है। तो इस अवस्था में बालक जो सबसे सहज क्रिया करता है वो करता है चूषण की। किसी करता है दोस्तों? चूषण की, है ना। चूसना उसकी सबसे सहज क्रिया होती है और वो चूसने के माध्यम से जब किसी चीज़ को वो सक करता है, चूसता है, तो उसके माध्यम से उसकी उसका मुख का जो केंद्र है, ठीक है ना, उसके गम्स जो होते हैं, उसकी जो जिह्वा होती है, तालु वगैरह जो होते हैं, यहाँ पर जो बहुत छोटी छोटी जो तंत्रिकाएं होती हैं उसमें संकुचन होता है और उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा कहा है सिगमंड फ्राइड ने। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो काम प्रवृत्ति है उस काम प्रवृत्ति का क्षेत्र क्या होता है? मुख होता है। दोस्तों क्या होता है? मुख होता है, मुखमंडल उसका होता है। ठीक है, अब दूसरी जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है गुदा अवस्था। दोस्तों जिसे एनल स्टेज कहा गया है। क्या कहा गया है? एनल स्टेज, गुदा अवस्था। इस गुदा अवस्था में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर पहली अवस्था में काम प्रवृत्ति का क्षेत्र, लिबिडो का क्षेत्र जो होता है ना, वो मुख होता है, वो मुख से चेंज होकर के गुदा में आ जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पर ये जो अवस्था है ये 1 वर्ष के बाद से शुरू हो जाती है और लगभग 2 वर्ष तक ये अवस्था मानी जाती है। तो दूसरी जो अवस्था है मनोलैंगिक विकास की वो है हमारी गुदा अवस्था, जिसमें काम प्रवृत्ति का जो क्षेत्र होता है वो मुख से हट करके गुदा क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखते हैं कि जैसे छोटे जो बालक होते हैं उनको जब सुसुपोटे ना आता है तो उनकी जो घर में जो बड़ी महिलाएं होती हैं, चाहे उनकी दादी हो, भुआ हो, नानी हो, है ना, वो आपने देखा होगा बच्चों को इस प्रकार से बच्चों को सुसुपोटी कराती हैं। तो वो जो है उसका कारण ये है कि गुदा क्षेत्र में जो तंत्रिकाएं होती हैं जो बहुत ही संकुचित होती हैं, सेंसिटिव जो एरिया होता है वहाँ पर होती हैं, और ये इस प्रकार से जो ध्वनि तरंगें होती हैं वहाँ पर टकराती हैं तो उससे उसका जो है डिस्चार्ज जो होता है वो रिलीज हो जाता है। इस अवस्था के लिए अपन बात करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे बालक जो सुसुपोटी को रोक करके रखते हैं, है ना, ऐसे जो बालक होते हैं, तो ऐसा कहा सिगमंड फ्राइड ने कि ऐसे जो बालक होते हैं ना वो भविष्य में कंजूस हो सकते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से आपने कहा कि कुछ ऐसे बालक होते हैं जो स्वच्छंद होते हैं, जहां पर मना करेंगे सुसु पोटी करने के लिए वो वहां पर सुसु पोटी कर देते हैं। तो आपने कहा कि ऐसे जो बालक होते हैं भविष्य में जिद्दी हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं। तो ये गुस्सा, जिद्दी, आक्रामकता की जो स्थिति होती है, उन्होंने कहा कि उसका निर्धारण जो है वो कहाँ से हो जाता है, गुदा अवस्था से हो जाता है, कि जब बालक मलमूत्र के त्याग को रोकता है तो वो संग्रह करने की प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति, कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति तो भविष्य में बन सकता है। इस प्रकार की आपने यहाँ पर भविष्यवाणी की थी। इसी प्रकार से आपने कहा कि स्वच्छंद रूप से जो अपने मलमूत्र का त्याग कर देता है, कहीं पर भी कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो बालक होते हैं भविष्य में जाकर के वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जी की अपन बात करते हैं, वो बन जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, गुस्से वाले, क्रोधी वाले हो जाते हैं। तीसरी जो अवस्था है सिगमंड फ्राइड के अनुसार वो है लैंगिक अवस्था, है ना। इसको कहते हैं फेलिक स्टेज दोस्तों। क्या कहते हैं? फेलिक स्टेज। लैंगिक अवस्था ये 2 से 5 वर्ष तक मानी गई है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक मानी गई है? 2 से 5 वर्ष तक, ठीक है। इसमें आपने कहा कि यहाँ पर जो आपका काम प्रवृत्ति का जो क्षेत्र होता है ना, वो यहाँ से हट करके और अब आपके जो लैंगिक अवयव होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? लैंगिक अवयव, उन लैंगिक अवयवों पर आ जाता है, ठीक है। अब इस अवस्था में बालक जो होता है उसके अंदर जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां, एक ग्रंथि तो अपनी ऐसी होती है जैसे आपके थायराइड है, इसमें हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष है, एड्रेनलिन है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां भी होती हैं जिसमें नाम अपन लेते हैं। एक का नाम है ओडिपस और एक का नाम है इलेक्ट्रा। तो दोस्तों ओडिपस और इलेक्ट्रा नाम की जो ग्रंथियां होती है ना, ऐसा कहा है सिगमंड फ्राइड ने कि वो तीसरी अवस्था में बालक में आ जाती हैं, उनका विकास हो जाता है। तो ये जो तीसरी अवस्था है इसे लैंगिक अवस्था कहते हैं, फेलिक स्टेज। इस फेलिक स्टेज में बालकों में इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियां डेवलप हो जाती हैं। अभी क्या होती हैं ये ओडिपस और इलेक्ट्रा? तो अपन देखते हैं कि ओडिपस जो ग्रंथि होती है ना, ये बॉयज में पाई जाती है दोस्तों, और इलेक्ट्रा ग्रंथि वो किस में पाई जाती है? ये गर्ल्स में पाई जाती है, मतलब लड़कियों में पाई जाती है। अब ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। तो इसमें होता क्या है कि ओडिपस ग्रंथि चूंकि लड़कों में पाई जाती है, तो लड़के जो होते हैं वो अपने पिता का विरोध करते हैं, और माँ और पापा जब कभी भी पास आने की कोशिश करते हैं तो ये उसको बुरा लगता है, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना अपनी माँ को प्रेम करते हैं। किसको प्रेम करते हैं दोस्तों? माँ को प्रेम करते हैं। तो ये ओडिपस जो है ना, ये पितृ विरोधी ग्रंथि है दोस्तों। कैसी ग्रंथि है? पितृ विरोधी, मतलब कि इस ग्रंथि के कारण से जो लड़के होते हैं अपने पिता का विरोध करते हैं और अपनी माँ से प्रेम करते हैं, माँ से स्नेह करते हैं। तो ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है, ये अपोजिट सेक्स की बात करती है, तो सेम सेक्स को ये जो है मना करती है। तो पापा चूंकि लड़के का सेम सेक्स होता है इसलिए ये उसको गुस्सा आता है, उसको देख करके बुरा लगता है, और जब कभी अपनी कोई बात कहनी होती है तो अपने पापा से बात, मम्मी से बात कहते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है ना, ये लड़कियों में पाई जाती है, ठीक है। ये मातृ विरोधी ग्रंथि है दोस्तों। ये कैसी ग्रंथि है? ये मातृ विरोधी ग्रंथि है जो लड़कियों में पाई जाती है, जिसके कारण से लड़कियां अपनी माँ का विरोध करती हैं और अपने पापा को प्रेम करती हैं दोस्तों। जब लड़कियों को अपनी कोई बात मनवानी होती है ना, अपनी कोई बात कहनी होती है, तो वो माँ से ना कह करके पापा से कहती है। तो लड़कियां पापा की प्यारी होती हैं, पापा की परी होती हैं, और बेटे माँ के दुलारे होते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बेटे हैं उनमें ओडिपस होती है तो वो माँ से स्नेह करते हैं, लड़कियों में इलेक्ट्रा होती है जो जिसके कारण से वो क्या करते हैं, अपने जो पापा से प्रेम करते हैं और माँ का विरोध करते हैं। तो ये इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि जो है ये लैंगिक अवस्था में पाई जाती है। इस लैंगिक अवस्था में बच्चों का जो ध्यान है, जो उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनसे उनको थोड़ा सा आनंद मिलना, सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कि चौथी जो अवस्था है वो सुषुप्त अवस्था है या गुप्त अवस्था, जिसे अपन लेटेंसी स्टेज कहते हैं। ये 5 से 12 वर्ष के बीच में मानी जाती है। मतलब अपन जैसे बात करते हैं कि जो हमारी बाल्यावस्था है जिसमें काम प्रवृत्ति बिल्कुल ही नगण्य, बिल्कुल ही शून्य पाई जाती है, शिथिल पाई जाती है। तो ये वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर जो काम प्रवृत्ति है वो बिल्कुल शांत लगभग हो जाती है, ठीक है, इस अवस्था में। आगे बात करते हैं 5वीं जो उसकी अवस्था है वो है जनन अवस्था। जेनेटिल कहते हैं इसको, जेनेटिल स्टेज कहते हैं। ये 12 वर्ष से आगे
अब बालक किशोरावस्था में चला गया तो ये किशोरावस्था में होती है, उसमें जनन प्रवृत्तियां जो होती हैं वो ज़्यादा विकसित और परिपक्व होने लगती हैं। तो अब यहाँ पर काम प्रवृत्ति का जो क्षेत्र होता है ना, वापस से जो उसके लैंगिक जो अवयव होते हैं उनमें आ जाती है और अब वो पहले से ज़्यादा मतलब प्रबल हो जाती हैं, उनमें परिपक्वता आने लगती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता बालकों में धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। तो इस प्रकार से फ्राइड ने कहा कि इन 5 अवस्थाओं के माध्यम से बच्चे का लैंगिक विकास होता है। तो पहले वो मुख से होता है, फिर गुदा से, फिर लैंगिक से, फिर बिल्कुल शिथिल हो जाता है और लास्ट में फिर वापस इस प्रकार से चल जाता है। तो फ्राइड ने इस प्रकार से कहा कि काम प्रवृत्तियां जो होती है ना, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने काम प्रवृत्ति पर बल दिया था और आपने कहा कि बालक के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके व्यक्तित्व के निर्माण में, क्योंकि व्यक्तित्व की जो नींव है, व्यक्तित्व की जो आधारशिला है वो शैशवावस्था में रखी जाती है। इसलिए आपने कहा कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और इस प्रकार से 5 अवस्थाओं का आपने वर्णन किया था। ओडिपस और इलेक्ट्रा जो है वो कौन सी अवस्था में आती है? तीसरी अवस्था में आती है और उसमें आक्रामकता या उसमें संचय या उसमें कंजूसीपन की जो बात है वो दूसरी अवस्था में आती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इस हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।